फर्स्ट चैप्टर है अपना सॉलिड स्टेट। इसमें से भी अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स अगर देखे जाते हैं तो कितने बनते हैं? 5 मार्क्स बनते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते थे। अब इस बार जो पैटर्न होगा, क्या हुआ? हाँ, पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नए पैटर्न में भी यही तरीका होगा। टर्म 1 हो जाएगा तो चैप्टर्स भी तो कम होंगे। ठीक है, तो वेटेज तो लगभग यही आएगा, 5 to 6 मान लो, 5 to 7 मान लो, इससे ज्यादा वेटेज नहीं आएगा। पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अभी अपन। ठीक है, नया पैटर्न जैसे ही आएगा तो डिस्क्लोज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते थे। पहले का जो पैटर्न होता था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो 3 मार्क्स का यहाँ से न्यूमेरिकल बनता था, एक तो कंफर्म डेंसिटी वाले टॉपिक से। उसके अलावा 2 मार्क्स के जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते थे, या 2 मार्क्स में भी जो है न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते थे कभी कभी। टोटल 5 मार्क्स के भी न्यूमेरिकल बन जाते थे, पर 3 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल आता ही था, एक कंफर्म। ठीक है, पहले का जो पैटर्न था। अब अभी का जो पैटर्न आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम अगर 5 मार्क्स का होगा 5 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। ठीक है, 7 मार्क्स का होगा तो 7 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। और अगर ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले पैटर्न में रहा ही नहीं तो फिर तो थ्योरेटिकल पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो देखो सॉलिड स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले सॉलिड क्या होता है उसको देखते हैं, है ना। हमने मैटर की स्टेट्स पढ़ी हुई है, 11th क्लास में भी पढ़ी हुई है, उससे लोअर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। स्टेट्स ऑफ मैटर में फिजिकल स्टेट्स के बारे में देखते थे, या बोल लो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम देखते थे। ठीक है, और उसमें मेनली हम मैटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो वो जो सॉलिड कैटेगरी होती है मैटर की, वही सॉलिड स्टेट को बोला जाता है। क्लियर? इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो वही जो सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, एक तो डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट मास होता है। क्लियर? ये प्रॉपर्टी तुम जानते हो। उसके अलावा पार्टिकल जो होते हैं उनमें किसी टाइप की ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, मतलब एक पोजीशन से पार्टिकल दूसरी पोजीशन में मूवमेंट नहीं करता, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। आज जैसे मार्कर है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स इसी में फिक्स है, रिजिड है। ठीक है, ये क्या पार्टिकल थोड़ी देर में यहाँ थोड़ी आ जाएंगे, मूवमेंट नहीं होता, इसलिए ये क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। कौन सी? सॉलिड। जबकि जो लिक्विड और गैस होती है वो फ्लूइड्स में काउंट होते हैं, दोनों में पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पार्टिकल्स में ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती, बट पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन में क्या कर सकते हैं? ऑसिलेट कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं। क्लियर? इसके अलावा जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस। क्लियर? इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज होती है? इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, बोल सकते हो मिनिमम होती है। किसके कंपेयर में? गैसेज और लिक्विड के कंपेयर में। इंटर पार्टिकल फोर्सेज, या जिनको बोल सकते हो तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, वो क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके कंपेयर में होते हैं? सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में। ये जितनी भी बातें बोली गई है ये कंपेरिजन में बोली गई है। किसके कंपेयर में? विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड और विद रेस्पेक्ट टू गैसेज। तो सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज लिखते हैं, टॉपिक डाल लो इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, हालांकि इसमें 2 लाइनें ऐसे लिखा दी जाती है। सॉलिड स्टेट होता क्या है? ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड देयर फॉर्मेशन इज नोन एज सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। बट उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। टॉपिक डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पॉइंट वाइज लिखना है अपने को। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, comma mass and volume. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, अब पीछे ये नहीं लिखाएंगे भाई एज कंपेयर टू लिक्विड से एज कंपेयर टू गैसेस, क्योंकि अंडरस्टूड है, कंपैरिजन में ही बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके बाद में, इंटर पार्टिकल
वेरी स्ट्रॉन्ग या वेरी हाई भी बोल सकते हो। इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, दीज आर रिजिड, वेरी स्ट्रॉन्ग, दीज आर रिजिड and there is no translational motion, and there is no translational motion in their particles. There is no translational motion in their particles. ठीक है, ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है, इनके पार्टिकल्स में किसी टाइप की ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन ओनली वाइब्रेट along their mean positions, along their mean positions. सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी मीन पोजीशन के अलोंग ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं या ओसिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी टाइप की ट्रांसलेशनल मोशन शो नहीं करते हैं। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, जनरली ऑन हीटिंग, generally on heating they convert into liquid state, generally on heating they convert into liquid state. This process is known as melting. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। जनरली क्या होता है, सॉलिड्स को अगर हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होने की नेचर रखते हैं। जनरली बोला है आगे, जनरली का मतलब है नॉट 100%। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में होता है, कुछ केसेस में नहीं होता, तुम जानते भी हो, सब्लिमेटिव्स भी होते हैं, है ना। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनको हीट करते हो तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि मेल्ट होने से पहले तो वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं, है ना। तो जनरली बोलने का मतलब है कि हर केस में सही नहीं है, इस वजह से जनरली बोला है। और एक और पॉइंट लिख लो, डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई, डेंसिटीज ऑफ सॉलिड्स आर वेरी हाई। सॉलिड्स की जनरली जो डेंसिटी होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब तुम समझते हो, ठीक है, मास ऑक्यूपाइड पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए तो रिजिडनेस मिलती है, इसलिए तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती है, फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो स्ट्रॉन्गनेस होती है, जो पावर होती है, वो इंक्रीज होती है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोर्सेस क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। ठीक है, और बहुत वीक हो जाते हैं, 1/r⁶ इस रेंज के होते हैं। मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो एक साथ r⁶ का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने किसकी बात की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बात की। इसके बाद में बारी आती है क्लासिफिकेशन की। भाई सॉलिड पहचान लिया, सॉलिड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देख ली, तो कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मतलब उनके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन। और जो सॉलिड्स होते हैं उनको वाइडली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एमोर्फस सॉलिड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो क्लासिफिकेशन के अंदर, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड into following two categories. Solids are classified into following two categories. ठीक है बेटा।
अब ये जो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे ये एक साथ डिफरेंशिएट करते हुए देखेंगे, मतलब वन बाय वन नहीं पढ़ेंगे, पहले क्रिस्टलाइन को पढ़ रहे हैं और फिर किसको एमोर्फस को पढ़ रहे हैं। जैसे अपन डिफरेंस करते हैं ना, बीच में चीन की दीवार डाल के इधर क्रिस्टलाइन इधर नॉन क्रिस्टलाइन, उस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में अपन डिफरेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे, तो उसी तरीके से अरेंज कर लो। एक साइड तो लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक साइड क्या लिखना है, एमोर्फस सॉलिड्स। एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड को ही क्या बोला जाता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉलिड्स जो है दो टाइप के, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो इन दोनों को डिस्कस करते हैं, कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे तो ज्यादा इजी गोइंग रहेगा अपने लिए। सबसे पहले देखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, नाम से पता चल रहा है कि एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनकी एक डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बताऊं जो दिमाग में आता है तो डायमंड आता है। ठीक है, डायमंड आते ही भेजे में डायमंड लिखा हुआ नहीं आता, डायमंड चमकने लग जाता है। तो डेफिनेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर से मतलब समझते हो। ठीक है, कि इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक रेगुलर शेप होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होती है। ठीक है, इनकी क्या होगी, इररेगुलर ज्योमेट्री होती है, इररेगुलर शेप होती है। एग्जाम्पल, कोयला देखा हुआ है, कोक, कार्बन, कोयला। ठीक है, कोई शेप होती है क्या, किसी भी डिजाइन का मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं, या फिर इसके अलावा इसमें बोल सकते हो कोक, कार्बन पाउडर वगैरह जितने भी है, कोई शेप नहीं होती। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स हैं उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, बोल लो रेगुलर ज्योमेट्री होती है, इनकी इररेगुलर ज्योमेट्री होती है। उसके बाद सेकंड जो बात होती है, इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में होता है, और वो जो ऑर्डर होता है पूरे के पूरे सॉलिड में क्या होता है, एज इट इज मेंटेन रहता है। इसको बोला जाता है पार्टिकल्स आर ऑर्डर्ड। ठीक है, या पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टेमेटिक ऑर्डर अप टू लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि पूरे के पूरे सॉलिड क्रिस्टल में एक जैसा अरेंजमेंट रहेगा पार्टिकल्स का। आ गई बात समझ में? जैसे क्लास में अरेंजमेंट नहीं होता क्या, एक रो में 5 स्टूडेंट्स है, सेकंड रो में भी 5 स्टूडेंट्स है, थर्ड रो में भी 5 स्टूडेंट्स है, जितनी भी रो में 5 स्टूडेंट्स है, तो एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट हुआ। और जैसे ये जो अरेंजमेंट है, एक में 3 है, एक में 4 है, फिर एक में 5 है, तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। ऑर्डर तो है बट बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, तो इसको लॉन्ग रेंज नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज बोलेंगे। तो पहली बात डेफिनेट होते हैं, दूसरी बात पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में होता है, और वो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल क्या होता है, मेंटेन होता है, जिसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑर्डर में तो होता है, बट उस ऑर्डर की जो रेंज होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है, मतलब बीच बीच में ऑर्डर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे सोचते हैं इनमें ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऑर्डर में तो होता है, बट उस ऑर्डर की जो रेंज हो जाती है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। जैसे मैं एक डिजाइन बनाता हूँ, देखो पार्टिकल्स एक रो में क्या है, अरेंज्ड है, और ये अरेंजमेंट देखो पूरे के पूरे क्रिस्टल में क्या है, एज इट इज मेंटेन है। भाई देख लेना पार्टिकल्स की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऐसा मत बोलना सर आपका अरेंजमेंट इरेगुलर है। ठीक है, ये एक रो में पार्टिकल्स अरेंज है, पूरे के पूरे क्रिस्टल में ऐसा ही अरेंजमेंट है, तो ये क्या होगा, सिस्टेमेटिक ऑर्डर और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं इनमें जो अरेंजमेंट होता है इस तरीके से मिलता है। देखो 3 पार्टिकल है, ऑर्डर में थे, अब ये ऑर्डर यहाँ से ब्रेक हो गया, फिर ये कुछ नया ऑर्डर बन गया, फिर ये कुछ नया ऑर्डर बन गया, इस तरीके से। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट तो होता है, बट उस अरेंजमेंट की या बोल लो उस ऑर्डर की जो रेंज होती है वो शॉर्ट होती है, बीच बीच में ब्रेक होता है। ठीक है, दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात क्या होती है, ये जो होते हैं कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। कैसा होता है, शार्प होता है। शार्प होने का मतलब है कि जब तुम इनको टेम्परेचर देके मेल्ट करने की कोशिश करते हो तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे ये पूरा का पूरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोला जाता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आज मान लो मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी सॉलिड है मेरे पास, जैसे NaCl है। अब NaCl का सपोज मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि जब तुम NaCl को हीट करोगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये NaCl पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। और इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, ब्रॉड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं,
ब्रॉड नेचर के होते हैं। ब्रॉड का मतलब एक रेंज में होते हैं, ठीक है। तुम हीट करोगे तो ये लिक्विड से मतलब सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्ट होगा, बट साथ में इनका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। एक फिक्स टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, ब्रॉड होता है। जैसे एग्जांपल आज मैं ले लेता हूँ चारकोल, तो चारकोल का सपोज मेल्टिंग पॉइंट कितना है, मतलब ये मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है सपोज कितने पे, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो ये 90 से लेके और 92 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पूरा मेल्ट होगा, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में मिलेगा, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगी टेम्परेचर की, ठीक है। तो क्लियर हो गया शार्प मेल्टिंग पॉइंट और ब्रॉड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। एक नेक्स्ट इसके बाद में बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक नेचर के। एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब होता है जब हम, ठीक है, किसी सॉलिड की फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो उनकी वैल्यूज भी क्या मिलती है, डिफरेंट मिलती है। इसे क्या बोला जाता है, एनाइसोट्रोपी या एनाइसोट्रोपिक नेचर बोला जाता है। तो अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें कोई सी भी फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात कर लो, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लो, चाहे डेंसिटी की बात कर लो, अलग अलग डायरेक्शन में वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या मिलेगी तुम्हें, अलग अलग मिलेगी। किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इस नेचर को क्या बोला जाता है, एनाइसोट्रोपिक नेचर बोला जाता है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, एमोर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपिक नेचर मिलती है, मतलब किसी भी डायरेक्शन से कोई सी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कर लो, वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक नेचर क्लियर हो गई, एनाइसोट्रोपिक नेचर क्लियर हो गई। इसमें किसी को कोई आपत्ति है भाई? हाँ देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ। These have definite crystal structure. These have definite crystal structure. और एमोर्फस में क्या लिखना है, These have irregular geometry. These have irregular geometry या indefinite crystal structure लिख सकते हो कोई। These have irregular geometry. वापस से सेकंड पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरफ, क्या बोला था, ऑर्डर वाली बात बोली, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लिखो, इन दीज सॉलिड्स particles are arranged in a systematic order up to long range. ठीक है, समझने के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हो, थ्रू आउट द क्रिस्टल ज्यादा बोलने का दुष्परिणाम, ठीक है। और इधर क्या लिखना है, एमोर्फस सॉलिड में, इन दीज सॉलिड्स particles are arranged in a systematic order up to short range. Particles are arranged in a systematic order up to short range. ठीक है, चाहो तो ये डायग्राम बना सकते हो दोनों साइड पे, क्रिस्टलाइन पे ये वाला और नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस पे ये वाला। इससे पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है पूरे के पूरे क्रिस्टल में, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सेम ऑर्डर है, सिस्टमेटिक। और इसमें देखो बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, पता नहीं क्या बन गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, कौन सा वाला, क्रिस्टलाइन के लिए लिखना है, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट लिखना है, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स are sharp. Their melting points are sharp. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो a fixed value. Their melting points are sharp. ब्रैकेट में लिख लो a fixed value.
हाँ हाँ, फिक्स वैल्यू वो उसके लिए अंडरस्टूड है पूरे क्रिस्टल के लिए, ठीक है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट की एक फिक्स वैल्यू होगी, कोई भी टेम्परेचर की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। और इनके लिए क्या लिखना है, देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर ब्रॉड। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वैल्यू इन अ रेंज, एक रेंज में वैल्यू मिलेगी। ब्रैकेट में लिख लो वैल्यू इन अ रेंज। मतलब सिंपल सा है, जैसे आज बोलते हो तुम कि जो हमारा आइस है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होने लग जाता है, मेल्टिंग होने लग जाता है ना। तो वो वाली चीज है, 0 से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 0 फिक्स कंडीशन है। क्या हुआ, ब्रैकेट में लिखना था, क्या लिखा था भाई, वैल्यू इन अ रेंज, ठीक है। तो एक फिक्स टेम्परेचर बता देते हैं, जैसे आज बोल देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बट यही वैल्यू अगर रेंज में बोलते हो 0 से 1 या 0 से 2, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। फिक्स का मतलब है, शार्प का मतलब एक वैल्यू, और रेंज बोल देते हैं इतने से इतना, तो फिर वो ब्रॉड वैल्यू। नहीं, आइस तो वो 0 पे ही होता है, अगर उसकी मेल्टिंग होगी तो फिक्स 0 पे ही होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। हाँ हाँ, वो फेज सिस्टम होता है, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं, ट्राई फेज सिस्टम होता है वहां पे। तो वो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, 0 पे ही कन्वर्जन होगा सारा। जब तक कन्वर्जन नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करता, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये ध्यान रखो, इस वजह से ये फिक्स बोला जाता है। जितना भी एडिशनल टेम्परेचर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में चला जाता है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स लगती है यहाँ पे, इसीलिए तो तुम बोलते हो, जैसे लिक्विड वाले कॉन्सेप्ट में नहीं बोल दिया कि सेम टेम्परेचर की वेपर जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है कंपेयर टू लिक्विड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड है, तो वेपर जो होता है वो ज्यादा जलन देगी अपने को, उसमें ज्यादा आग जलेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ जो भी है वेपराइजेशन वो इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यहाँ लगता है, यहाँ नहीं लगता, यहाँ पे तो दोनों चीजें चलती है, ठीक है। इसके बाद में देखो 3 पॉइंट लिख लिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर, दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक नेचर को बाद में एक्सप्लेन करेंगे पूरा, ठीक है। और इधर क्या लिखना है, एमोर्फस में, दीज आर एनाइसोट्रोपिक, सॉरी दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, दीज आर ट्रू और रियल सॉलिड्स, these are true or real solids, ठीक है। एमोर्फस में लिखो these are pseudo solids, these are pseudo solids और super cooled liquids, these are pseudo solids और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो ट्रू सॉलिड बोले जाते हैं, रियल सॉलिड बोले जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसके बाद में क्लासिफिकेशन में क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरफ, ठीक है। ऑन कटिंग, ऑन कटिंग, जैसे कटिंग करते हैं इनके बाल छोटे हो जाते हैं ना, ऑन कटिंग, ठीक है। दे प्रोवाइड, ऑन कटिंग दे प्रोवाइड पार्ट्स विद स्मूथ सरफेस, ऑन कटिंग दे प्रोवाइड पार्ट्स विद स्मूथ सरफेस, ठीक है। जैसे इनको क्या कर देते हैं, किसी शार्प एज ट्यूल से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, है ना। तो जो दो पार्ट मिलेंगे उनकी एजेस जो होगी, उनकी जो सरफेस होगी स्मूथ मिलेगी। किसके केस में, क्रिस्टलाइन के केस में, है ना। और इनके केस में क्या होगा, वो हैप्पी बर्थडे अच्छे से नहीं बनेगा, अनइवन सरफेस मिलेगी या हार्श सरफेस मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए लिख लो ऑन कटिंग, अमोर्फस में लिखना है ऑन कटिंग, ठीक है। दे प्रोवाइड
parts, they provide parts with uneven surface या irregular surface, कैसे भी बोलो, uneven surface. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लिखो देयर कूलिंग कर्व्स, कूलिंग आइसक्रीम वाला कूलिंग एंड कर्व्स, वही जो कर्व वाला कर्व है. ठीक है, फिजिक्स में बहुत जाना पहचाना है, हर जगह कर्व आ जाता है. हाँ, देयर कूलिंग कर्व्स आर डिसकंटिन्यूअस, देयर कूलिंग कर्व्स आर डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस का मतलब है कर्व बीच में से ब्रेक होता है. ठीक है, और इनके लिए लिखना है देयर कूलिंग कर्व्स आर कंटिन्यूअस, देयर कूलिंग कर्व्स आर कंटिन्यूअस. ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके कूलिंग कर्व कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, और जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके कूलिंग कर्व कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं. कूलिंग कर्व बना लो. टाइम के साथ में टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, भाई ऊपर तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ में नीचे आओगे टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इनके जो कर्व मिलते हैं इस टाइप से मिलते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे, फिर ये फिर ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूअस कर्व होता है. ठीक है, और इनका जो कूलिंग कर्व होता है वो कैसा होता है, टाइम के साथ में कंटिन्यूअस होता है, इस तरीके का. ये कंटिन्यूअस कर्व को बता रहा है, डिसकंटिन्यूअस को बता रहा है. दोनों में समझ में आ रहा होगा डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि ब्रेक हो रहा है. कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि कहीं भी कोई ब्रेकेज नहीं है, सीधा का सीधा फ्लो. ठीक है, तो इनके कर्व डिसकंटिन्यूअस, उनके कर्व कंटिन्यूअस होते हैं. क्यों होते हैं इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बाद में लास्ट में कुछ एग्जांपल्स लिख लो. हाँ, दोनों डायग्राम बनाने हैं, क्रिस्टलाइन साइड ये वाला, नॉन क्रिस्टलाइन साइड वो वाला. इसके बाद में दोनों के एग्जांपल्स भी नोट कर लेना. इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है अपना प्यारा NaCl हमारा, सबका प्यारा NaCl हमारा. ठीक है, इसके अलावा ये SiC, इस सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं इसको. इसका एक ब्रांडेड नेम होता है, अगर तुमने सुना हो तो. सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है इसका एक ब्रांडेड नेम भी होता है, बहुत ज्यादा यूज आता है. हाँ, ये टाइम है, टेम्परेचर. NaCl क्रिस्टलाइन है, सिलिकॉन कार्बाइड वो क्रिस्टलाइन है, क्वार्ट्ज भी क्रिस्टलाइन है, क्वार्ट्ज. ठीक है, इसके अलावा सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 सिलिका, ये भी क्रिस्टलाइन है. इसके अलावा अपना जो डायमंड, ये भी क्रिस्टलाइन है, और सबसे इंपॉर्टेंट एटसेट्रा. भाई सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम बोला जाता है, ग्रेफाइट बीच में आएगा बेटा. ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम भी बोला जाता है. अगर तुमने सुना हो तो, नहीं सुना हो तो आप सुन लो. सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम बोला जाता है. कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड का नाम है, जैसे NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, जैसे ब्रांडेड नाम भी होता है क्या, जिप्सम फिप्सम ऐसे के, जैसे कार्बोरेंडम है ना. इसके बाद में देखो नॉन क्रिस्टलाइन के एग्जांपल. नॉन क्रिस्टलाइन के एग्जांपल्स में देखो, एक तो होता है क्वार्ट्ज ग्लास. मेरी बात सुनो भाई, ये क्वार्ट्ज भाई साहब तो इधर बैठे हुए हैं, तशरीफ रखे हुए हैं, और क्वार्ट्ज ग्लास की तशरीफ इधर है. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेना. अगर क्वार्ट्ज ग्लास आता है तो वो एमोर्फस है ना, और क्वार्ट्ज आता है तो वो क्रिस्टलाइन है, थोड़ा सा ध्यान रखना. इसके अलावा देखो एक हो जाता है एमोर्फस सिलिकॉन. एमोर्फस सिलिकॉन लिखाने का रीजन ये है कि ये जो है, ठीक है, एक बहुत अच्छा फोटोवोल्टेइक सिस्टम होता है. फोटोवोल्टेइक सिस्टम का मतलब होता है कि ये कौन सी होती है, रेडिएशन वाली या सनलाइट एनर्जी जो होती है ना, उसको किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का बहुत अच्छा सिस्टम होता है. एमोर्फस सिलिकॉन. हाँ, जो सोलर पैनल होता है उसमें एमोर्फस सिलिकॉन अच्छे से यूज किया जाता है. बोलते हैं ना सिलिकॉन जर्मेनियम, तो उसमें जो सिलिकॉन होता है एमोर्फस सिलिकॉन होता है. अच्छा, ठीक है. इसके बाद में देखो, ये तो तुम जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान जाओगे. ग्लास जो होता है वो एमोर्फस सॉलिड होता है, ये ग्लास. ठीक है, इसके अलावा अपना रबर, और सबसे इंपॉर्टेंट एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं भाई, ये एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं. रबर भी एमोर्फस सॉलिड होता है.
देखो वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं किसी ने भी कि सर इनका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस ही क्यों होता है और इनका कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसका रीजन वही है जो मेल्टिंग पॉइंट था, है ना। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक फिक्स होता है। फिक्स का मतलब है, अब इसको रिवर्स करके सोचो भाई, मैं बोल रहा हूँ इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, इसका मतलब है कि जब भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तुम हीट करोगे तो ये जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक इसका टेम्परेचर हिलेगा भी नहीं, चेंज नहीं होगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर फिक्स रहेगा। तो रिवर्स चीज में भी तो फिक्स रहेगा, जब तक पूरा लिक्विड सॉलिड में नहीं बदल जाएगा तब तक भी तो टेम्परेचर फिक्स रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे तुम इसके लिक्विड फॉर्म को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो कूल करोगे, कूल करने के लिए टेम्परेचर कम कर रहे हो। अब ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे क्या होने लगा, ये सॉलिड, सॉरी इधर तो लिक्विड था, ये लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लग गया, सॉलिड में कन्वर्ट होने लग गया, ठीक है। तो जब तक ये पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट के लिए ग्राफ कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा, ठीक है। इसलिए इनका जो कर्व होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। पहले तो टेम्परेचर कम होगा धीरे धीरे, बट जैसे ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। कब तक? जब तक पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में नहीं बदल जाता। अब जैसे ही बदल गया अब टेम्परेचर वापस से कम होने लगेगा, तो बीच में ब्रेक आया, इसलिए ये कर्व डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। यहाँ पे वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मत लगाना भाई मैथ्स वालों, ठीक है, मेरे को कम आती है। नेक्स्ट देखो इसके बाद में एमोर्फस और नॉन क्रिस्टलाइन, इसमें ये कंटिन्यूअस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक रेंज का होता है, ठीक है। रेंज का कैसे होता है, तुम टेम्परेचर कम किए जा रहे हो तो लिक्विड सॉलिड में भी कन्वर्ट होगा और साथ के साथ टेम्परेचर भी तो गिर रहा है। ऐसा थोड़ी बोला है कि टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इसलिए क्या होता है, ये ऊपर लिक्विड स्टेट धीरे धीरे सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है और धीरे धीरे टेम्परेचर भी कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं भी किसी टाइप का कोई ब्रेक या कांस्टेंट पॉइंट नहीं आएगा। इसलिए ये कर्व कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। उसके बाद में ये तो कूलिंग और ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस की बात होगी भाई। यहाँ पे हमने देखा था लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम बोलते हैं जब तक पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर फिक्स, और इसका रिवर्स भी फिक्स होगा जब तक लिक्विड पूरा सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो देखो कूल करने का मतलब क्या समझ रहे हो, कूल करने का मतलब है लिक्विड को ठंडा कर रहे हो, मतलब टेम्परेचर गिरा रहे हो। तो टेम्परेचर गिराओगे तो धीरे धीरे वो क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे ही वो प्रोसेस आएगी अब टेम्परेचर में डिक्रीजमेंट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, जब तक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। हाँ नहीं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं पर सिस्टम का टेम्परेचर नहीं होगा, वही तो समझा रहा हूँ। वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा कब तक, जब तक पूरी की पूरी फेज ट्रांजिशन हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही पूरा हो जाएगा, हाँ तुम पीएम कम किए जाओ पर नहीं होगा। कब तक, जब तक पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ठीक है। फेज ट्रांजिशन पूरा होने के बाद फिर टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो ये जो ब्रेक आया इस वजह से कर्व कैसा हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस। और यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं तो ये कंटिन्यूअस कर्व होता है, ठीक है। हाँ यहाँ पे कम होता जाएगा साथ के साथ, ठीक है। एक तो ये बात थी, एक अगली बात और थी, मैंने लिखाया था ये तो ट्रू सॉलिड होते हैं और वो क्या होते हैं, सूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड। ट्रू सॉलिड का मतलब है कि सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ये नहीं करते, नालायक प्राणी, ठीक है। नालायक प्राणी क्यों है, देखो जितने भी सूडो सॉलिड्स होते हैं उनमें से पूरे तो नहीं पर कुछ सॉलिड्स की नेचर क्या होती है, लिक्विड के जैसी होती है। मतलब टाइम के साथ में इनके पार्टिकल्स स्लोली मोशन करते हैं, ठीक है। स्लोली मोशन करने का रीजन है वही वाला कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं थोड़े वीक नेचर के होते हैं, है ना। जैसे अपने जो ग्लास होता है ये विंडो में लगने वाला, इस ग्लास की स्टार्टिंग में जब हम इसको फिट करते हैं तो जो ऊपर की विड्थ होती है वही नीचे की विड्थ होती है, पूरा सेम होता है। बट टाइम के साथ में जैसे धीरे धीरे महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद अगर तुम इसको निकाल के चेक करोगे तो ऊपर की विड्थ कम हो जाती है, नीचे की विड्थ ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल स्लोली मूवमेंट करते हैं, किसके, सूडो सॉलिड्स के या एमोर्फस सॉलिड्स के। इसलिए इनको सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड से हटके कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड बोला जाता है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है भाई? हाँ, मर्क्यूरी तो बेटा लिक्विड है भाई। मेटल बोलने का मतलब ये थोड़ी है मेटल हमेशा सॉलिड ही होंगे। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल। हाँ
नहीं 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 नहीं, इसमें अपन हर उस सब्सटेंस को क्लासिफाई कर रहे हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ध्यान देना भाई, सॉलिड स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर मेटल की बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट का मतलब है जो भी नेचर में सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है उन सब की बात हो रही है, चाहे रूम टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे भी हो। आज हाइड्रोजन जो है, या हाइड्रोजन जगह कौन सा ले लो, कोई दूसरा एग्जांपल, अमोनिया ले लो। अमोनिया रूम टेम्परेचर पे गैस होता है, बट उसकी लिक्विड की जगह सॉलिड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, तो उसको भी सॉलिड में स्टडी करेगा। जिसकी भी सॉलिड स्टेट पॉसिबल है उन सबकी कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, अगर टेम्परेचर गिरा होगा तो फिर लिक्विड सॉलिड वो होगा, ऐसे अलग अलग होता है। हाँ हाँ, मरकरी वैसे मेटेलिक में आएगा, मेटेलिक सॉलिड होता है, कैटेगरी पढ़ेंगे उसी में आएगा, वो बता देंगे।